जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। और आज हमने मदऊ किया है मेहताब हैदर साहब को। ये भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर जो इकॉनमी के मईशत के अमूर हैं उन पर बड़ी नज़र रखते हैं। मुसलसल इन्होंने लिखा है, पॉइंट आउट किया है मुख्तलिफ हुकूमतों में जो इस किस्म के मसाइल रहे हैं। और आजकल भी क्योंकि बड़ी बहस हो रही है कि इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि पीटीआई तो बड़ी बेहतरीन इकॉनमी छोड़ के गई थी और 2 महीने में उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये जो नई हुकूमत है वो कहती है कि उन्होंने हमारे लिए को बड़े नाजुक हालात छोड़े थे जो हमारे यहाँ हार आने वाली हुकूमत कहती है। तो मेरे और जावेद साहब के तो समझ में ये मुआशी अशारिये आते नहीं है। मेहताब साहब, आपका वक्त देने का बड़ा शुक्रिया। जरा हमें और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको समझाएं कि असल सूरत हाल है क्या। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये मौका दिया। देखें, बुनियादी तौर पे अगर इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है एक पोलिटिकल इकॉनमी है और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक तो ब्लेम गेम बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें देखें, बुनियादी तौर पे वो जो फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं उस पे हमें, मैं समझता हूँ कि उनको सामने रखना चाहिए। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज में पाकिस्तान की इस इकॉनमी के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। एक तो मैं पीटीआई पे गुफ्तगू करने से पहले एक बात जो है वो करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में कुछ बुनियादी फंडामेंटल किस्म के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ये हैं कि जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 5% से ज्यादा होनी शुरू होती है हम्म। तो हमारे दो डेफिसिट्स ऐसे हैं जिनको ट्विन डेफिसिट्स कहा जाता है, जिसमें एक करंट अकाउंट डेफिसिट है और एक बजट डेफिसिट है। हम्म। ये बुनियादी तौर पे सामने आना शुरू हो जाते हैं और इसको वो इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं ये बूम बस्ट साइकिल है कि हम्म। जैसे ही हम इकोनॉमी बूम की तरफ जाती है तो फिर उसके बाद बस्ट का साइकिल एक आता है। इसी वजह से देखें कि 22 से 23 आईएमएफ के प्रोग्राम हम कर चुके हैं और इस दफा फिर वैसे ही हुआ है। हम्म। पीटीआई के आखिरी 2 सालों में अगर आप देखें तो वो जो जिसको वो ग्रोथ, हायर ग्रोथ कहते हैं, वो हायर ग्रोथ तो हुई है लेकिन वो क्वालिटेटिव ग्रोथ नहीं हुई। हम्म। क्वालिटेटिव ग्रोथ से मुराद ये है कि आप देखेंगे इस दफा जो पीटीआई प्रोविजनल नंबर पीटीआई के यानी इस दफा आ रहा है, अभी ये हुकूमत अगले चंद दिनों में इकोनॉमिक सर्वे में उसको जो है वो पब्लिश करेगी। हम्म। वो इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर है 5.97, हम्म। यानी 6% के लगभग ग्रोथ है। और आप देखिए फिर वही सूरत हाल है। हम्म। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट और एब्सोल्यूट नंबर में पाकिस्तान की तारीख का दूसरे यानी उसका सेकंड नंबर का हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। जी। डॉलर्स खत्म हो रहे हैं, पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर वही हालत है कि हम एक बूम की तरफ जाते हैं तो बूम के बाद फिर हम बस साइकिल की तरफ वापस हम्म। आना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये मैं बुनियादी नुकता आपके सामने और आपके देखने वालों के सामने रखना चाहता था। ठीक है। दूसरा, मैं कुछ नंबर्स जो है वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा। देखिए, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है उसमें इजाफा करने के बजाय उसमें कमी करेंगे। हम्म। ये पब्लिकली उन्होंने कहा था। बिल्कुल। जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट खत्म हुई तो 30,000 अरब रुपए का पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज थी। हम्म। एग्जैक्टली 29.8 ट्रिलियन थी। पीटीआई की हुकूमत जब एंड मार्च तक, बल्कि वो दिसंबर तक का फिगर है, हम्म। वो अगर आप देखें तो वो कोई 53 ट्रिलियन के लगभग जो है वो पहुंच चुका है। यानी पाकिस्तान के पहले 70 सालों में जो कर्जा था वो 30 ट्रिलियन था तकरीबन। हम्म। पीटीआई के 5 सालों में उसमें 22 से 23 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हुआ। हम्म। अब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस है। हम्म। मैं पीएमएलएन का भी जिक्र कर दूं। हम्म। पीएमएलएन के 5 सालों में यानी 2013 से 2018 तक ये कर्जा 14,000 ट्रिलियन से 30,000 ट्रिलियन तक पहुंचा था 5 सालों में।
तो 16 ट्रिलियन उन्होंने इजाफा किया। पीटीआई ने अपने 36 माह के इक़्तिदार के दौरान उसमें तकरीबन 22 से 23 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हुआ है। एक तो ये आप इसको देखें। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट इनको हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मिला, 18 बिलियन डॉलर्स था जब ये इक़्तिदार में आए। लेकिन ये जब ये इक़्तिदार छोड़ के जा रहे हैं तो इस साल की प्रोजेक्शन है अभी तक तकरीबन 10 माह में 13.8 ट्रिलियन हो चुका है और ये 16 to 17 ट्रिलियन को टच करेगा इस साल के दौरान। तो फिर वही करंट अकाउंट डेफिसिट वहीं पे खड़ा है। बजट डेफिसिट जो कि मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक कहा जाता है जिसको, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एब्सोल्यूट सबसे बड़ा नंबर आने वाला है। मिफ्ता इस्माइल साहब तो 5.5 कह रहे हैं, लेकिन जो एस्टिमेट सामने आ रहे हैं वो 5 ट्रिलियन के लगभग होगा। यानी इसके बावजूद कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो रीबेसिंग हो गई है। देखिए मैं ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा। रीबेसिंग से मुराद ये है कि जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो हर 10 साल के बाद क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो नई चीजों को कैप्चर करने के लिए इकोनॉमी की रीबेसिंग करते हैं। उसके नतीजे में इकोनॉमी वैसी जैकअप हो जाती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज जो है वो जैकअप हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो पब्लिक डेट टू जीडीपी है और जो बजट डेफिसिट है वो थोड़ा सा इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसके बावजूद भी ये कोई 7-7.5% ऑफ जीडीपी के दरमियान होगा। अगर पुरानी रीबेसिंग पे देखें तो 8 से 9% ऑफ जीडीपी के दरमियान है। तो ये फिर हायर बजट डेफिसिट, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। और जब पीटीआई की हुकूमत गई थी तो उस टाइम जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो 22 बिलियन डॉलर नहीं थे, वो 10.8 बिलियन डॉलर्स थे। अगर कमर्शियल बैंकों के भी शामिल कर लें तो वो 16 थे। अब जो देखें इस टाइम 9.7 हो चुके हैं, यानी 2 माह के दौरान मजीद फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो गिर रहे हैं। एफबीआर का रेवेन्यू देखें अगर आप, तो पीटीआई आई थी तो उस टाइम 3.8 ट्रिलियन था। पहले 2 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले 2 साल पहली दफा ऐसे हुआ कि एफबीआर का रेवेन्यू जो है वो जीरो रहा, जीरो ग्रोथ थी उसकी। आखिरी जो पिछला साल था उसमें जो है वो 4.7 ट्रिलियन के लगभग था और इस साल उम्मीद है कि ये 6 ट्रिलियन के लगभग एफबीआर की कलेक्शन हो जाएगी। तो एफबीआर के यानी 4 सालों में पीटीआई के ये 3.8 से 6 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंचे हैं और 2 साल पहले जो है वो आपने देखा कि वो ग्रोथ जो है वो जीरो रही। इसी वजह से आपको पब्लिक डेट और लायबिलिटीज के अंदर इजाफा नजर आता है, क्योंकि आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़े लेकिन एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ते रहे। फिर आप ये देखें कि जो डेट सर्विसिंग है वो बड़ी बढ़ गई। उसकी बुनियादी वजह मैं इस आर्गुमेंट को नहीं जो है वो बाय करता कि जी पिछली गवर्नमेंट कर्जे बहुत ले गई थी तो इस वजह से जो है वो बढ़ गए। वो तो सारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसमें किसी एक गवर्नमेंट का जो है वो मल दखल नहीं है। सबसे बड़ी वजह उसके अंदर ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो इंटरेस्ट रेट थे उनको 13.25% पे ले गए थे, आपको याद होगा कोविड से पहले। बिल्कुल। उस वजह से जो है वो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग जो है वो बढ़ गई। और जो मैं समझता हूँ बड़ी अलार्मिंग बात है वो ये है कि फॉरेन डेट के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है और अब हमारी जो फॉरेन डेट सर्विसिंग है वो बड़ी बढ़ गई है। बल्कि आज ही मेरी दी न्यूज में स्टोरी छपी है कि अगले साल जो है वो डेट सर्विसिंग की मद में टोटल अगर आप देखें यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर तो कोई 23 बिलियन डॉलर की अगले साल की डेट सर्विसिंग है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी है। इसी वजह से जो है वो हम यानी डिफॉल्ट के दाने पे जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2% ऑफ जीडीपी भी लगाएं तो तकरीबन जो है अगले साल जो आईएमएफ के एस्टिमेट्स हैं वो कोई पाकिस्तान को 36 बिलियन डॉलर चाहिए अगले साल। तो यही आप ये देखेंगे इस टाइम हम जो है वो डिफॉल्ट के उसके ऊपर जो है वो खड़े हैं। तो बाकी किसी और एंगल से अगर आप कोई चीज पूछे तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये बुनियादी वो फंडामेंटल्स हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं।
तो एक तो आप ये बताएं ना कि हमारे यहाँ हमेशा आईएमएफ को एक विलन के तौर पर पेश किया जाता है, और पीटीआई की हुकूमत ने भी एक आईएमएफ के साथ डील की थी जिसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत। ये जो हमारे मौजूदा माशी हालात हैं, इसमें उस डील का कितना हिस्सा है? और फर्ज करें कि हुकूमत ना तब्दील होती, वही पॉलिसियों का तसलसल रहता जो पीटीआई का था, तो क्या फिर हम डिफॉल्ट ना करते? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि आईएमएफ को विलन करार दे देना ये ऐसे ही है कि जैसे मुझे अगर कोई बीमारी हो तो मैं अपनी बीमारी का को ब्लेम जो है वो डॉक्टर को करना शुरू कर दूं। उसमें चले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन गलत हो सकती है, लेकिन उसमें 50% से ज्यादा तो मेरी अपनी गलतियां भी शामिल है ना। बुनियादी तौर पे मैंने वो जो बुनियादी फंडामेंटल्स है सेहत को बेहतर रखने के, मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करता और अपना वेट गेन कर रहा हूँ तो बुनियादी तौर पे मुझे उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए अपने आप को ज्यादा। जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई नाकाम इंडिविजुअल या नाकाम कौम हमेशा ब्लेम दूसरों को करती है। ये ब्लेम गेम तो बड़ा आसान काम है ना, ब्लेम गेम कर देना। बुनियादी तौर पे आईएमएफ की गलतियां होंगी, लेकिन मैं समझता हूं हमारी अपनी गलतियां ज्यादा है। अगर हम अपना होम ग्रोन अच्छा प्रोग्राम लेके उनके पास जाते तो मैं नहीं समझता कि वो इतने इरेशनल लोग हैं कि वो हमें गलत प्रिस्क्रिप्शन ही जो है वो हमेशा सजेस्ट करेंगे। बुनियादी तौर पे हमारा मसला ये है कि हम लिविंग बियॉन्ड अवर मीन्स कर रहे हैं, वो फिर डेफिनेटली ऐसी चीजें हमें सजेस्ट करते हैं। मसलन मैं उन्हें भी ब्लेम करता हूं, लेकिन ज्यादा ब्लेम हमें अपने आप को करें। मसलन अगर आप पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हमें यही सजेस्ट कर रहे हैं जी आप टैरिफ के अंदर इंक्रीज कर दें। मैं समझता हूं कि टैरिफ के अंदर इंक्रीज करना जो है इस मसले का हल नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप टैरिफ के अंदर इंक्रीज करते हैं तो आप इंसेंटिवाइज करते हैं उस चोरी को। तो आप जो बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी जाए ना। मसलन पाकिस्तान में जो है अगर पावर सेक्टर को देखा जाए, एक तो पावर सेक्टर का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके आप ऑफिशियल से जाके पूछे तो हर घंटे बाद नंबर चेंज हो जाएगा उनका। उनके पास कोई बुनियादी तौर पे चंद लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज है और वो समझ जाते हैं या दे कैन स्मेल द नंबर्स। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है उसके अंदर जो लीकेजेस है, चोरी है, मुख्तलिफ तरह के यानी उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अगर आप इन फाइनेंशियल टर्म्स देखें तो मेरे ख्याल में 1 ट्रिलियन रुपीस तो सिर्फ पावर सेक्टर का प्रॉब्लम है। मेहताब साहब ये जी जी जी, जो आप बुक्स के अंदर लेते हैं वो 400 से 500 अरब रुपए है, और ये 400 से 500 अरब मुसलसल एक्यूमुलेट जो है वो होता जा रहा है। जी जावेद साहब। मेहताब साहब, आपके साथ एक पुरानी दोस्ती भी है, हम कुलीग भी रहे हैं। शौकत अजीज के दौर से जब आप आते थे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बजट सेशन से आ रहे होते थे, बड़े गुस्से में होते थे, और कभी आपको फोन आता था तो हम देखते थे कि आज मेरी फिर शौकत अजीज से लड़ाई हो गई, फिर ये लड़ाई, फिर उसके बाद आप डार इसहाक डार साहब आए, उनके साथ भी ये इकोनॉमी का इशू किसी भी दौर में आपके मुंह से हमने ये नहीं सुना कि यार अब जो है ना, इस दफा जो इकोनॉमिक विजर्ड जो आए हैं उन्होंने ये इकोनॉमी को सही ट्रैक की तरफ लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम ये देख लें, आपने कहा कि अगला जो बजट है ये खसारे का बजट आ रहा है। आप एक तो ये देखें उसमें कितनी हमने कितना एक्सपेक्ट करे गरीब बंदा, एक या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की मजीद कितना उसके ऊपर आना है। जिस तरह से वाडा ने पिछले दिनों कहा था ये 205 भी हो गया ना, 200, तो ये कौम फिर भी पेट्रोल लेगी, और बाकी ले रही है। आज भी जाके देखें बाहर आराम से ले रहे हैं। एक तो ये बजट कैसा होगा अगर ये हुकूमत चाहेगी कि हम ये बजट तो खसारे का दे दें, अगला बजट हम बेहतर लेके आए ताकि हमने जाके इलेक्शन में जाना है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये वाला बजट अगर चले, सबको उन्होंने जहनों में डाल दिया है, तैयार कर लिया कि ये बजट खसारे का होगा, बड़ा मसला है ये अगले बजट तक इस काबिल हो जाएंगे कि इलेक्शन में जा सकें? देखिए जावेद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि यही तो प्रॉब्लम है। आप ये देखिए ना कि आज मैं जब जर्नलिज्म में आया था ना तो लोग कहते थे ये हमारा इस्लामाबाद से कोई ज्यादा तल्लक नहीं है, हम तो अपना काम करते हैं और अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं। लेकिन अब एक फर्क पड़ा है। वो फर्क ये है कि आप इस्लामाबाद में जो डिसीजन होगा वो आम आदमी को मुतासर कर रहा होगा, उससे आम आदमी की जिंदगी पे असर पड़ रहा होगा। आप ये देखिए कि पिछले 15-20 साल में
ये मुसलसल एक दिन का नतीजा नहीं है, या किसी एक हुकूमत की गलती का नतीजा नहीं है। सारों ने अपना अपना पार्ट जो है वो प्ले किया है। पीटीआई के बारे में मैं ज्यादा बात इसलिए करता हूं, ये नहीं है कि बाकी पीएमएलएन वाले या पीपल्स पार्टी वाले दूध के धुले हुए हैं। पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ाई थी। उन्होंने कंटेनर पे जब खड़े थे तो वो कहते थे आप देखिएगा हम पाकिस्तान को एक साल में पाकिस्तान का जो टैक्स है उसको डबल कर देंगे। यार आप तो 4 सालों में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी है इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखें तो। लेकिन हमें फेयर जो है वो क्रिटिसिज्म करना चाहिए। हमें ये नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के ऊपर ही। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पीटीआई ने 36 माह में 55 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत एवरेज तकरीबन जो है वो बढ़ाई 36 माह में। इन्होंने 7 दिनों में यानी विद इन 7 डेज 60 रुपए कीमत बढ़ाई है। और मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पे वो जो लैंड माइंस बिछा के चले गए थे, अगर कोई भी हुकूमत आ जाती, मैं कहता हूं अल्लाह का कोई फरिश्ता भी जो है वो हुकूमत करने आ जाए, अल्लाह का फरिश्ता तो गलती नहीं कर सकता ना, उसके पास भी हल नहीं था कि वो कीमतें ना बढ़ाए। आपको पता है मेरी ट्रैवलिंग ज्यादा है, मुझे मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना इजाफा हुआ होगा इस वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान, ये मुमकिन नहीं था इस तरह से पेट्रोल की सब्सिडी देना। ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। शायद इस तरह की सब्सिडी अमेरिका भी अफोर्ड ना कर सके जो कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ऑयल इंपोर्ट कंट्री है, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, वो तो कतई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन एक बात करके फिर मैं आपके सवाल पे आता हूं। मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो मौजूदा हैं वो इसकी कीमत तो नहीं बढ़ा रहे, यानी कीमत बढ़ा दी उन्होंने आम आवाम के लिए। जो और कंजर्वेशन करने वाली चीजें हैं उन पे क्यों नहीं काम कर रहे? आप ये देखें कि बुनियादी तौर पे वो क्यों इस तरह के काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से जो है वो कंजर्वेशन को जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। 2 छुट्टियों की समरी उनके पास जाती है, पता नहीं उनके ईगो का मसला है या क्या मसला है कि वो उस पे जो है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं या उस पर फैसला नहीं करते। बाकी जो करने वाले काम है वो नहीं कर रहे। अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगाएं, डायरेक्ट टैक्सेस इस मुल्क में ज्यादा करें। देखिए पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट क्या है? पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है, आप अमीरों से टैक्स लेते हैं, गरीबों पे खर्च करते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, और भी गरीब मुल्क होंगे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए गरीबों से टैक्स लेते हैं और अमीरों की लग्जरीज और पर्क्स और प्रिविलेजेस पे खर्च करते हैं। अब आपका सवाल देखिए, बुनियादी तौर पे शौकत अजीज साहब के जमाने में बुनियादी मसला ये था कि मैं समझता हूं कि मैं उस जमाने में मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ थी वो ये थी कि उन्होंने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया था कि उसने गिरना था, और वही हुआ। उस टाइम 2008 का क्राइसिस आ गया, उसके नतीजे में चीजें ज्यादा एक्सेलरेट हो गई। 2007-8 में आपको याद होगा कि जब उनकी हुकूमत खत्म हुई थी, उस टाइम पाकिस्तान को वापस आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। और मैं समझता हूं कि वहां से उन्होंने स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया था कि वो अल्टीमेटली वो कंजम्पशन जो है वो ज्यादा थी। कंजम्पशन जब ज्यादा थी तो दोबारा से वही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा हुए। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई। वो जो 2007-8 के इश्यूज थे वो वहीं पे खड़े हैं आज भी। हमारी जब भी ग्रोथ होती है बुनियादी वहीं पे मैं आ जाता हूँ, वो कंजम्पशन या इम्पोर्ट लेड ग्रोथ होती है, उसको हम पूरी तरह से फाइनेंस नहीं कर पाते। उसके नतीजे में हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, हमारा बजट डेफिसिट बढ़ जाता है। और फिर एक्सक्यूज मी, फिर क्या होता है? फिर हम आईएमएफ के पास जाते हैं तो डॉक्टर सख्त किस्म की पिल्स देता है, इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है। स्लो डाउन करने के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है, कुछ अर्से बाद इन्फ्लेशन स्टेबलाइज होती है, फिर ग्रोथ का मोमेंटम बढ़ता है, फिर हम उस विशियस साइकिल के अंदर जो है वो जाके फंस जाते हैं। तो दोबारा से हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है, और फिर वहीं पे खड़े हैं कि जहां पे आईएमएफ के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो
इसको रैप अप करते हुए अगर आप ये बताएं कि आपको लगता है कि इस हुकूमत के पास कोई प्लान है, कोई रिलीफ ये दे सकते हैं लोगों को, या ये मामलात बस ऐसे ही चलेंगे? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहता। हमेशा जो भी क्राइसिस होता है वो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं लोगों को धोखा दूंगा या झूठ बोलूंगा अगर मैं उन्हें ये कहूँ कि आइंदा आने वाले 6 माह के दौरान या 1 साल के दौरान उनकी जिंदगियों में तब्दीली आएगी। आप ये देख लें कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। IMF के पास जब हम वापस जाएंगे और आप देखिएगा बजट में भी आपको नजर आएगा कि 5% के लगभग ग्रोथ का टारगेट ये रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रीबेसिंग के बाद नंबर्स वैसे ही जैकअप हो गए हैं पेपर्स के ऊपर। तो बुनियादी तौर पे लेकिन इन्फ्लेशन का टारगेट तो गवर्नमेंट 11.5 रखेगी, लेकिन जिसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर रहेगी। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ये 14-15% से ज्यादा होगी अगले साल भी। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो, लो ग्रोथ हो, और ग्रोथ भी इस तरह का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम वाली हो, वो ग्रोथ इस तरह की होगी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ना करे और जो गुर्बत के अंदर भी इजाफा हो। और जब इन्फ्लेशन हो तो इन्फ्लेशन आपको पता है खुद एक टैक्स है जो कि गरीबों को ज्यादा जो है वो मुतासर करता है। तो इन्फ्लेशन ज्यादा है। एक मैं समझता हूँ हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी भी है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आज तक पाकिस्तान में हमेशा हमारी रिलायंस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा रही है। तो हुकूमत इस टाइम चूंकि कंस्ट्रेंट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का इशू है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है, तो हुकूमत के पास मौका ये है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाए। जितना जिन लोगों के पास अमीर लोग हैं, एफ्लुएंट क्लास है इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए और इसी इसी के जरिए जो सब्सिडी उन्होंने देनी है, टारगेटेड सब्सिडी, उसके पैसे जनरेट करे। और मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड तरीका होगा। और पाकिस्तान के अमीरों को भी ये चाहिए कि वो इस टाइम पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें, वो आए और ये मुल्क जो है जहां से उन्होंने इतना कुछ कमाया है उसको जो है वो अपने जो है वो पे बैक करें। अब पता है बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। बजट डेफिसिट को कम करने का तरीका यही है कि हम टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाएं, और टैक्स रेवेन्यूज गरीबों पे टैक्स लगाने के बजाय अमीरों पे जो है वो ज्यादा टैक्स लगाएं, डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाएं। इसके नतीजे में एक तो इकोनॉमिक बैलेंस और इनइक्वालिटी कम होगी, और साथ साथ जो है वो जो टारगेटेड सब्सिडीज हुकूमत ने देनी है उसके पैसे भी जनरेट हो सकेंगे। तो ये बिल्कुल। क्राइसिस के साथ साथ एक मौका भी है कि हम अपनी इकोनॉमी के बुनियादी फंडामेंटल्स को ठीक करें। बिल्कुल सही। और जैसे हमेशा कहा जाता है कि अगर कीमतें बढ़ा बढ़ा कर ही इकोनॉमी को चलाना है तो वो तो कोई भी कर सकता है, ये कोई पॉलिसी तो है नहीं। और जैसे आपने शुरू में कहा था कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जब तक एड्रेस नहीं करेगी कोई भी हुकूमत, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और जाहिर है कि टैक्स की वसूली और सब्सिडीज का निज़ाम और ये जो हमारे गर्दिशी कर्जे हैं और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये तमाम उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में शामिल है जिनका बहरहाल कहीं ना कहीं जाके हमें कोई ऐसा हल वज़ा करना है जिसके जो दूररस हो और मेरा ख्याल है कि बाय पार्टिजन भी हो, उसको सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वरना ये जो इस वक्त हमें डिफॉल्ट का खतरा नजर आ रहा है, ये थ्रेट एक बाकायदा तौर पर रियल भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल आज की मुख्तसर गुफ्तगू में एक आपने एक बात मैं करना चाहता हूँ, अगर जी जी मुझे इजाजत दें। प्लीज प्लीज। वो ये है कि देखें, इस मुल्क में जब हमारा अभी तक एक प्रॉब्लम है, हम जो है वो एड डिपेंडेंट बहुत है। मैं समझता हूँ अपना बुनियादी स्ट्रक्चर अंदर अंदर ये भी है कि ये जो सिक्योरिटी हम एक स्टेट बनाई हुई है, इसको थोड़ा सा इस पैराडाइम को भी शिफ्ट करें बिल्कुल। और एड के बजाय हम ट्रेड की तरफ जाएं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इस मुल्क के अंदर हो, रीजनल इंटीग्रेशन हो, रीजनल ट्रेड हो, थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप को करें, ये सिक्योरिटी डेप्थ से निकलें और पाकिस्तान की लोगों की जिंदगियों के अंदर खुशहाली लेकर आए। बड़ी बिल्कुल। मेहरबानी। जावेद साहब आप कुछ कह रहे थे शायद। जी, मैंने कहा कि मेहताब साहब ने जो हल बताया है वो एक मुझे ज्यादा हल से ज्यादा विश नजर आ रही है। और विश उन्होंने किसी आम बंदे से नहीं, अमीर तबके से की है, जो कि पाकिस्तान बनने से अब तक उनसे ये विश जारी है। वो क्या कहते हैं कि शायर के उतर जाए तेरे दिल में मेरी एक बात। तो बिल्कुल। आपकी ये हम यही कहेंगे, आपकी विश हमारी विश भी है। अल्लाह करे कि अमीर लोगों को, जो अमीर तबका है, उनको एहसास हो कि पाकिस्तान के लिए
कोई बेहतरी आ सके। एक मैं जावेद साहब आपको, सॉरी मैं दोबारा जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखें ये अगर आपने स्टेट के स्ट्रक्चर को बरकरार रखना है ना जी, अब टाइम ज्यादा नहीं है, अब ये करना पड़ेगा, नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है। अगर आप नहीं करेंगे तो वी विल बी नो मोर। बिल्कुल, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और इसी में मेरा ख्याल है कि परेशान कुन नोट पर हम आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मेहताब साहब, आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपने भी वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू भी आप तक पहुंचती रहे और हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। आज इतना ही, आइंदा किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।